आज हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों पर। जब हम सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं तो सीधे सीधे हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि संस्कृति क्या है। जैसा कि हम देखते हैं कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं और व्यक्तियों की विभिन्न आदतों का समावेश होता है। ये टायलर साहब ने परिभाषा दी थी। कुछ समाजशास्त्रियों के हिसाब से हस्कोट्स थे। एक तरह से ये पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसके साथ साथ कुछ ये कहते हैं कि व्यक्ति जब से जन्म लेता है अपने अंतिम समय तक सीखता रहता है, अर्थात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है। मतलब प्रारंभ में वो अपने माता पिता से सीखता है, उसके बाद फिर वो पड़ोसियों से सीखता है, स्कूल कॉलेज के साथियों को सीखता है, अर्थात उसका निरंतर ये क्रम चलता रहता है। अब संस्कृति के बाद अगर हम इसमें आगमन का एक सिद्धांत है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, उसको भी और समझ लें, फिर कारकों की बात करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को समझाने के लिए हम आगमन साहब ने अमेरिका में ये देखा कि दो तरह की संस्कृति होती है। सभी जगह दो तरह की संस्कृति उन्होंने कहा, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति यानी भौतिक पक्ष जो कि मूर्त रूप में दिखाई पड़ता है, और अभौतिक संस्कृति जो कि अमूर्त पक्ष है। भौतिक संस्कृति में सभी जो मूर्त चीज़ें जैसे पंखा, बिजली, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, कार है, फ्रिज है, एलईडी है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें जो आदमी उपभोग करता है वो सभी भौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति धर्म है, विश्वास है, कला है, जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, व्यक्तियों की आदतें। यहाँ पर आगमन साहब ये कहना चाहते हैं कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन से उसका प्रभाव उसके अभौतिक पक्ष पर भी पड़ता है, जिसके कारण चेंजेज आता है समाज में। उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। किसी ने ये सोचा कि उसको टीवी खरीदना है। उसने तमाम लोगों से पूछा टीवी कितने का है। वो दुकान पे जाके एक दिन पूछा है भाई कितने पैसे का। उन्होंने कहा 50,000 रुपये का एलईडी है, और उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद उसने 50,000 का 55,000 का इंतज़ाम कर लिया। करीब एक महीने बाद खरीदने गए दुकान पे, भैया हाँ वो टीवी दे दो जो हम पूछने आए थे। दुकानदार ने कहा भाई आप तो लेट हो गए, अब तो ये टीवी है तो आपको तो हम ये 50,000 क्या 49,000 में दे देंगे, लेकिन ये तो आउटडेटेड हो गया। आप जो एक नया टीवी आया स्मार्ट टीवी, इसको लीजिए, ये 60,000 रुपये में हम दे देंगे। घर से 50,000 रुपये 55,000 रुपये लेके आदमी गया था। मतलब आदमी ने सोच समझ करके लोगों से बातचीत कर करके वो टीवी खरीदने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वो टीवी नहीं खरीद पाता। उधर घर में सब तैयारी है, मिठाई तैयार है कि टीवी पापा लेके आएंगे, लेकिन जब घर पहुँचे तो टीवी नहीं लिया गया, क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं होता उस स्मार्ट टीवी को खरीदने के लिए। हालांकि वो 60,000 का था, 55,000 पैसे थे, देखा थी बाद में आ जाएंगे, लेकिन आदमी तैयार इसलिए नहीं होता नई चीज़ खरीदने के लिए क्योंकि उसका मन उसकी गवाही नहीं देता। ये जो भौतिक पक्ष है और अभौतिक पक्ष दोनों के बीच विलंबन पैदा होता है, जिसके कारण तनाव पैदा होता है, और यही तनाव आगे चलकर एक तरह से सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इस तरह से हम इस सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको आगे सांस्कृतिक कारकों के आधार पर देखते हैं, सांस्कृतिक कारक से हमारा कहना है कि ज्ञान, विश्वास, आविष्कार, अनुसंधान और विनिमय और मूल्यों से, अर्थात इनमें बदलाव दिखाई पड़ता है। संस्कृति आविष्कारों के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। जैसे कि हमने अभी संस्कृति को परिभाषित किया, तो ये संस्कृति जो है आविष्कारों के लिए एक बेस तैयार करती है कि आपको ऐसा आविष्कार करना है, ऐसी चीज़ की इच्छा तो वैसा ही आविष्कार होता है। एक समाज दूसरे समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को आक्रमण से, युद्ध के जरिए, पराजय के जरिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वीकार करता है। मतलब एक समाज दूसरे समाज से जैसे आक्रमण हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं, तो मजबूरी में भी हो सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उनके व्यवहारों को सीखता है, उनको अपने यहाँ प्रयोग करता है, स्वीकार करता है, और इस तरह से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज आए, शुरुआत में आए, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर
अपना उपनिवेश बनाया, यहाँ पर व्यापार करने लगे। तो जब वो हेड हो गए, जब वो प्रमुख हो गए, तो उनकी संस्कृति को, उनके व्यवहारों को यहाँ के लोगों ने मजबूरी में अपनाया। इसी तरह से मुग़ल यहाँ पर आए तो उनकी संस्कृति को लोगों ने अपनाया मजबूरी में। तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। बहुत से क्षेत्रों में अनेक ऐसी जनजातियाँ हैं जो समुन्नत कृषि समुदायों से हल अथवा करघा का विनिमय प्रणाली में बदलती हैं और आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा से करती हैं। यानी कहने का मतलब पहले वो जो खेती के ढंग थे वहाँ पर जनजातियों में, उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए आसपास के लोगों के संपर्क में आई और उन्होंने अपने यहाँ खेती में प्रयोग करने के लिए नए नए साधनों का प्रयोग किया, जिससे कि वहाँ पर चेंजेस आया। इसके साथ ही साथ हम जब विदेशी भाषा सीखते हैं उसके पीछे भी हमारा एक कारण यह था कि औपनिवेशिक काल में हमने इसलिए किया कि अंग्रेज जो आए, अंग्रेज़ों के संपर्क में रहने के कारण, चूँकि अंग्रेज़ बड़े थे उस समय, तो अंग्रेज़ पैसे वाले थे, तो उनको लुभाने के लिए अंग्रेज़ी भाषा सीख गई। इसी तरह से हम अपने मालिक को लुभाने के लिए उस भाषा को सीखते हैं जो उसको पसंद होती है, उससे चेंजेस आता है, उससे परिवर्तन आता है। यानी अपने स्वार्थ के कारण भी हम इस तरह की बात करते हैं, भाषा सीखने की बात करते हैं या कोई काम सीखने की बात करते हैं, हम उसको प्रभावित करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने संस्कृति के पक्ष, धर्म, एक संस्कृति का पक्ष है धर्म और सामाजिक संरचना के पारस्परिक संबंधों पर विचार किया है। दूसरी ओर उनका योगदान धर्म के आचारशास्त्र में अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताओं के सहसंबंध का तार्किक विश्लेषण से है। मतलब उन्होंने एक तरह से कहा कि धर्म का जो रोल है विशेष रूप से समाज के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण रोल है, खासकर उसके आचार शास्त्र। उनका कहना था कि इस्लाम और बौद्ध धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से विवेकशील आधार पर समझ ऐसी नहीं पैदा कर पाई जिससे कि पूंजीवाद का विकास हो। खासकर अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैक्स वेबर की बात को ध्यान देखें, जो इस्लामिक कंट्री हैं या बौद्ध की कंट्री हैं, उनका कहना था कि वहाँ बहुत ज़्यादा पूंजीवाद डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी आचार संहिता ऐसी नहीं है, आचार शास्त्र उसका ये अनुमति नहीं देता कि इस तरह का चेंज आए जिससे कि पूंजीवाद स्थापित हो। दूसरी तरफ अगर हम प्रोटेस्टेंट धर्म की बात करते हैं तो प्रोटेस्टेंट धर्म में कर्तव्यों की पूर्ति है, श्रम विभाजन है, संचय है, बचत है, समय के मूल्य हैं, इन पर विशेष जोर दिया गया। इन पर जोर देने से खासकर जहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा रहे, वहाँ पर ये देखा गया कि वहाँ पर एक तरह से पूंजीवाद डेवलप हुआ। जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म का एक रूप दिखाई पड़ता है। इस तरह से उनका कहना था मैक्स वेबर का कि धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका, धर्म का वो रूप, जो रूप बौद्ध धर्म से संबंधित राष्ट्रों में रहा, इस्लाम धर्म से संबंधित राष्ट्रों में रहा, वहाँ पर वो चेंजेस नहीं हुआ, वहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ, जबकि दूसरे राष्ट्रों में चेंजेस हुआ, वहाँ बदलाव हुआ। एक तरह से इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया। अगर हम यहाँ पर बात करें संस्कृति की, अगर हम बात करें सांस्कृतिक कारक की, अगर हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की, तो इन तीनों के बीच एक गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। संस्कृति लोगों के बीच जो अंतःक्रिया होती है और सामाजिक संबंध है उनको अनेक रूपों में प्रभावित करती है। मतलब जो इंटरेक्शंस होते हैं उन इंटरेक्शन से रिलेशंस में चेंजेस आता है। संस्कृति जो है हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन लाकर सामाजिक परिवर्तन में योगदान देती है। यानी एक तरह से देखा जाए संस्कृति के जरिए आर्थिक पक्ष भी चेंज होता है, संस्कृति के जरिए सामाजिक पक्ष भी चेंज होता है, संस्कृति के जरिए राजनीतिक पक्ष भी चेंज होता है, संस्कृति के जरिए प्रौद्योगिक चेंज भी आता है। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में ये परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आर्थिक जीवन में परिवर्तन किस तरह से दिखाई पड़ता है? खासकर संस्कृति इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि मैक्स वेबर ने जो जैसा कि कहा कि धर्म की संस्कृति का एक अंग है और आर्थिक पक्ष को विशेष रूप से प्रभावित करता है। मतलब कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस रूप से व्यवहार करना, जैसा कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर बताया। इसके साथ साथ राजनीतिक पक्ष को किस तरह से, कहाँ पर प्रजातंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होगा, कहाँ राजतंत्र होगा, कहाँ साम्यवाद होगा, कहाँ समाजवाद होगा, ये सब कुछ वहाँ के सांस्कृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। वहाँ का सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, उस सांस्कृतिक पर्यावरण ये बताता है कि
यहाँ पर राजतंत्र स्थापित होगा, यहाँ पर समाजवाद होगा, यहाँ साम्यवाद होगा, यानी एक तरह से सांस्कृतिक पर्यावरण ही इसके लिए जिम्मेदार है। समाज में कानून व्यवस्था, वहाँ की सुधार योजनाएं, कमज़ोर वर्गों के लिए क्या किया जाएगा, ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ एक बिंदु हम ये भी देख सकते हैं, हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं में गोत्र सप्रवर बहिर्विवाह की बात की जाती है, जबकि मुस्लिम्स में निकट के रक्त संबंधियों को छोड़कर ज़्यादातर संबंधियों के साथ एक तरह से मैरिज हो सकती है। ये सब भी सांस्कृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाले इस परिवर्तन का प्रभाव हम देखते हैं आगे चलकर जाति व्यवस्था पर, वहाँ के सामाजिक जीवन पर दिखाई पड़ता है। मतलब इसके लिए सांस्कृतिक पर्यावरण जिम्मेदार है। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो होने वाले आविष्कार हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो चेंजेस हैं, उसमें जो आविष्कार हैं, उसमें मशीन, उपकरण, औद्योगिक कौशल और समग्र रूप में प्रौद्योगिक जो चेंजेस आते हैं वो लोगों के मूल्यों को चेंज करता है, विश्वासों को, आदर्शों को, अन्य शब्दों में संस्कृति पर, ये सभी चीज़ें संस्कृति पर निर्भर करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक कारक सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम ये देखते हैं, सांस्कृतिक कारण के आधार पर समाज का एक बहुत बड़ा पक्ष, या कहा जाए मुख्य पक्ष, सांस्कृतिक आधार पर ही परिवर्तित होता है। संस्कृति में चेंजेस, जैसे कि कहा, युद्ध के कारण हो सकता है। संस्कृति में चेंजेस कहीं के एक तरह से क्रांतियों के कारण आ सकता है, मजबूरी में हो सकता है, यानी इस तरह से चेंजेस से हमारे समाज में परिवर्तन होता है और एक नया समाज सामने आता है। इस तरह से हमने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों पर आज तक बात की, और इस तरह से हम सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक कारक की बात की थी इससे पहले, इसके साथ साथ प्रौद्योगिक कारक की बात की थी, इसी के साथ साथ आज हमने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों की बात कंप्लीट की। आगे चलकर और बात